मॉर्निंग क्लास। कल मैंने वीडियो बनाई थी आपके यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज मैं बना रहा हूँ स्टेट पीसीएस से रिलेटेड। कल मैं आपको बोल रहा था मैं आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि अगर आप उससे मास्टर्स कर लेते हो तो आपके लिए वो सारी पोस्टें उन सारी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। पहले हम लोग स्टेट पीसीएस का एलिजिबिलिटी देखते हैं कि स्टेट पीसीएस में अगर आप कुछ को नौकरी चाहिए तो आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीए कर लोगे फिर आप क्या हो जाओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे। जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप आराम से एलिजिबल हो जाओगे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन केवल आपकी ग्रेजुएशन मांगता है। ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हो जाओगे 3 साल बाद तो आप स्टेट पीसीएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आप लोग बेसिकली किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जनरल स्टडीज़ वहाँ पढ़ ही लिए हो। जनरल स्टडीज़ मेरा कहने का मतलब है आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ आप पढ़ लिए हो। यही सारी चीज़ पूछी जाएगी आपके स्टेट पीसीएस में। अब स्टेट पीसीएस इन कंपैरिजन टू यूपीएससी ईजी होता है। अब मैं ईजी किस वजह से बोल रहा हूँ? अब जैसे आप यूपीएससी का पीवाईक्यू, अगर प्रीलिम्स का पीवाईक्यू अगर देखोगे तो काफ़ी उसमें डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आप जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर उठा के देखो, पीवाईक्यू उठा के देखो तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर आप इजीली तैयार कर सकते हो। वहीं आप बिहार पीसीएस का भी देखो, यही बिहार पीसीएस में भी होता है। आप में से कई बच्चे आप हिमाचल प्रदेश के भी हो, कई बच्चे उत्तराखंड के भी हो। तो आप जिस भी स्टेट के हो, हर स्टेट अपना पीएससी का एग्ज़ाम, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम कराता है। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बनते हो एसडीएम, नायब तहसीलदार, डीवाईएसपी। तो ये ग्रुप बी सर्विसेज रहती हैं स्टेट की, जो आप ग्रुप बी सर्विसेज में आप जाओगे और ये स्टेट की सबसे हाईएस्ट सर्विस मानी जाती है। जैसे आप एसडीएम बनोगे, डीवाईएसपी बनोगे तो आपका लगभग 10 से 12 से 15 साल भी लग सकते हैं। आपका प्रमोशन हो जाएगा। जैसे आप एसडीएम बने हो तो आप डीएम बन जाओगे। 12 से 15 साल बाद आपको कैडर अलॉट हो जाएगा या आपको आईएएस कैडर अलॉट हो जाएगा। वहीं आप डीवाईएसपी बनते हो, डिप्टी एसपी बनते हो तो आप 10 से 12-15 साल बाद आपको एसपी बना दिया जाएगा प्रमोशन से। फिर आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आप जैसे मान लो ये देख रहे हो, अब ये सब क्या है, ये सब स्पेशल पोस्टें हैं, पोस्ट है जिस पे आप अगर लॉ किए हो तो आप सब रजिस्ट्रार के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लॉ ग्रेजुएट। जैसे आप बीए कर लिए, बीए के बाद अगर आप लॉ करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वहीं जैसे आपके लिए ये पीजी डिग्री, इसमें ये पीजी डिग्री मांग रहा है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको केवल एमए करना है। एमए आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। फिर ये जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट की ये पोस्ट है, एलिजिबिलिटी है रहेगी। फिर आपको देखिए डिग्री इन आर्ट विद सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट और कॉमर्स लॉ। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए सोशोलॉजी या इकोनॉमिक्स में। अभी आपके पास ये डिग्री नहीं है, आप लोग कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। फिर वहीं आप देखो सीनियर लेक्चरर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ बीएड। आपका बीएड होना चाहिए तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब ये सारी पोस्ट जो मैं बता रहा हूँ ये सारी आपके ऑफिसर वाली पोस्ट है बेटा। ग्रुप बी सर्विसेज स्टेट की सबसे हाईएस्ट सर्विसेज ये मानी जाती हैं स्टेट में। स्टेट पीसीएस के थ्रू आप ये अचीव कर सकते हो। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर बनने के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी या सोशोलॉजी में, या मास्टर्स इन आपका सोशल वर्क होना चाहिए। फिर आप देखते हो कि अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बनना है तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री किस में होनी चाहिए, सोशोलॉजी में होनी चाहिए या सोशल वर्क में होनी चाहिए। तो ये सारी पोस्टें देखो आप, अगर आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन में आपका ये सब्जेक्ट होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे भरने के लिए। और जनरल पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो। जो जनरल पोजीशन कौन कौन सी हैं, जैसे एसडीएम हो गई, आपके डीवाईएसपी हो गई, इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगता है। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। नायब तहसीलदार भी वही हो गया कि इसमें केवल जनरल ग्रेजुएशन मांगता है। जो आप बीए कर रहे हो आप एलिजिबल हो। लेकिन ये सारी स्पेशल पोस्टें हैं। अब इसमें अगर आप
ये सारी चीज़ें कर ले रहे हो, मास्टर्स अगर आप इकोनॉमिक्स से कर ले रहे हो, सोशियोलॉजी से कर ले रहे हो, तो ये इन सारी पोस्ट की जो कट ऑफ रहती है वो जनरल पोस्ट से, जैसे एसडीएम से या डीवाईएसपी से या नायब तहसीलदार से कम जाती है। हमें यहाँ कम कंपटीशन देखने को मिलता है। जैसे हम ही हैं, मैं नहीं जान पाया कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए था ग्रेजुएशन में। अगर मैं सोशियोलॉजी ले लिया होता तो शायद मैं आज डीपीओ के लिए एलिजिबल होता, शायद मैं आज सीडीपीओ के लिए एलिजिबल होता, लेकिन मैंने सोशियोलॉजी नहीं लिया ग्रेजुएशन में, मैंने हिस्ट्री और पोल साइंस ले लिया, तो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। और जो बच्चे सोशियोलॉजी लिए होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे। अगर वो कम नंबर भी पा जाते हैं और कट ऑफ कम चली जाती है तो वो आराम से इसे क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत बाद में पता चलती, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते, जब आप मास्टर्स में एडमिशन ले लेते, तब आपको शायद ये पता चलती, जो मैं आज आपको बताने का काम कर रहा हूँ। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आप एमबीए कर लोगे ग्रेजुएशन के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट स्टोर परचेज ऑफिसर के लिए। अब ये सारी चीज़ तुम पढ़ लेना। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई, जैसे एमबीए कर ले रहे हो या मास्टर्स कर ले रहे हो सोशियोलॉजी या मास्टर इन सोशल वर्क या इकोनॉमिक्स में, तो आप कुछ कुछ स्पेशल पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर बेटा नेक्स्ट देखो, अगर आप मास्टर्स अपना इकोनॉमिक्स में करते हो, एमए इन इकोनॉमिक्स, तो अब जैसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। उसमें से आप जैसे सीएससी देखे होंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसी तरह ये बहुत एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अब उसी तरह ये कंडक्ट कराती है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम, आईईएस जिसको बोलते हैं। अगर आपको आईईएस बनना है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में अगर जाना है, तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक्स में। अगर आप एमए इन इकोनॉमिक्स करते हो तब आप आईईएस बनने के लिए क्वालिफाई रहोगे, एलिजिबल रहोगे। अब जब इसमें एलिजिबल रहोगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें कंपटीशन कम होता है। अब इसमें केवल इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। वहीं आप यूपीएससी की जो जनरल पोजीशन पोस्टें देखते होगे तो उसमें 10-10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो सिलेक्शन किस में ज़्यादा है, कि अगर अच्छे से पढ़ लिए है और आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स में भी जो उसके सब टॉपिक्स होंगे, सब डोमेन होंगे, वही आपको केवल पढ़ना पड़ेगा। वहीं आपको यूपीएससी में आपको डिफरेंट मान के चलिए 7+ सब्जेक्ट्स वो भी अलग अलग आपको पढ़ने पड़ते हैं, इसमें केवल इकोनॉमिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको शायद नहीं पता चल पाती आज, जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स एमए कर लिया आप इकोनॉमिक्स से, एमए कर लिए इकोनॉमिक्स से, इसका आप सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, अगर आप आईएएस नहीं भी बन पाए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में नहीं जा पाए, तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर आप बन सकते हो क्या, टीजीटी पीजीटी वाला, टीजीटी का वो भी इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन है। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी बन सकते हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो। फिर क्या बन सकते हो, जैसे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप जैसे अगर इकोनॉमिक्स किए हो तो इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल हो जाते हैं एमबीए वालों को पढ़ाने के लिए। अब जैसे हम लोग का एमए पॉलिटिकल साइंस है, तो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, तो हम किसमें, हम पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और हम लॉ वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे लॉ कर रहे हैं उसमें बी एल एल बी 5 ईयर वाले कोर्स अगर देखोगे तो उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आता है, तो हम इन दोनों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं आप इकोनॉमिक्स पर से अगर मास्टर्स कर लिए तो आप किस में एलिजिबल हो जाओगे, लॉ वालों को पढ़ा सकते हो, एमबीए वालों को पढ़ा सकते हो, और अपना जो इकोनॉमिक्स जो लिए होंगे उनको पढ़ा सकते हो, बीकॉम वालों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि इन सब में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इसमें आप ईजिली जा सकते हो। तो मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ। अब आइए मैं कट ऑफ दिखाता हूँ। जैसे मैं यूपी पीसीएस का मैं आपको एग्जांपल दिया कि आपका अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कर लोगे तो उसकी कट ऑफ कम जाती है। अब आपके मन में होगा कि सर क्या नहीं कम जाती, नहीं होगी, आप किसी तरह बेवकूफ़ बना रहे हो, तो बट्टा देख लो। चलो प्रीलिम्स की हो गई, ये मेंस की हो गई।
अब देखो, ये सारी जनरल पोस्टें हैं। उप जिला अधिकारी हो गया, तो उप जिला अधिकारी की यूआर की केवल तुम देखते जाओ, 887 से 857। 857 क्या है, सबसे लास्ट जिसका मार्क्स आया होगा वो एलिजिबल हो गया होगा इंटरव्यू देने के लिए। फिर अब देखो, इंटरव्यू देने के लिए नहीं, मतलब जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, 857 उसके मार्क्स आए हैं। फिर आप देखते जाओ, ये उप निबंधक हो गया। अब इसकी कट ऑफ तुम लोग पॉज कर करके देखते जाना, 874 से 821 जिसके सबसे लास्ट में मार्क्स आए थे। फिर अधीक्षक कारागार 802 मार्क्स गया है लास्ट कट ऑफ। फिर कोषाधिकारी 838 गया है। फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड में देखो 845 गया है। फिर कर निर्धारण अधिकारी, मतलब आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में, तो उसका देखो कट ऑफ 760 चला गया है। ये क्या है, ये आप एक पेपर दिए हो, और जिसको एसडीएम बनना था उसका देखो 887, और जिसके पास जिसने मास्टर्स किया होगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया होगा कर निर्धारण अधिकारी के लिए, तो उसको केवल 760 मार्क्स पे उसका सिलेक्शन हो गया। इसी तरह आप सब पॉज करके देख लेना। तो इसी वजह से कहते हैं, अगर मास्टर्स सही सब्जेक्ट में कर लिए तो आपको, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट मतलब सरकारी अधिकारी बनने का सपना देख रहे हो, तो वो शायद आपका साकार हो सकता है। और फिर आप जैसे अगर, रुको यार, आप जैसे मास्टर्स इन सोशल वर्क करते हो, मास्टर इन सोशल वर्क, अब जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखोगे मास्टर इन सोशल वर्क कराया जाता है, तो मास्टर इन सोशल वर्क कर लोगे तो इसमें भी काफ़ी जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं इसमें काफ़ी आती हैं, और बच्चे नहीं करते हैं, मतलब बच्चे काफ़ी कम रहते हैं, ईज़िली आपको जॉब मिल जाएगी। आप मास्टर इन सोशल वर्क कर लोगे तो कई प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरियां इसमें आती हैं, जो आपको ईज़िली मिल सकती हैं। फिर आगे देखते हैं, कई बच्चे पूछ रहे थे जो सेकंड लास्ट बेंच पे बैठते थे हमारी क्लास में, कि सर एलएलबी कर लें। आकांक्षा गुप्ता एंड टीम आपके लिए है, कि अगर आप एलएलबी कर लेते हो तो एलएलबी आप कहाँ से करोगे, डीयू से करोगे। डीयू में भी कहाँ से, डीयू से करोगे, CLC 1, CLC, LC1, LC2 तीन सेंटर हैं। कोशिश करना कि डीयू से ही हो जाए, क्योंकि डीयू के जो एलुमनाई हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब जैसे आप अपना एलएलबी जब कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको क्या करना है, जॉब ढूंढनी है। जब ये जॉब ढूंढनी है तो डीयू के जो भी आपके सीनियर्स होंगे वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे आज बैठे हुए हैं। वो अगर देखेंगे कि आप डीयू से पढ़े हो तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, और डीयू में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, CLC LC1 या LC2 में। आपको जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी बहुत बढ़िया मिलेंगे CLC LC1 और LC2 में। फिर क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो आप एलएलबी करते हो, तो एलएलबी में ये बोला जाता है कि फर्स्ट जनरेशन अगर आप लॉयर बनोगे, जैसे आपके ख़ानदान में, आपके पूरे ख़ानदान में कोई भी लॉयर नहीं था, आप पहले लॉयर निकल रहे हो, तो आपको जान लीजिए 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ख़ानदान में कोई लॉयर नहीं रहा है। आपको हर चीज़ जाननी पड़ेगी, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं आपको आगे बढ़ा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप अपने सीनियर्स के अंडर में आप काम करना स्टार्ट करोगे, इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे, आप सीखोगे। अब जो लॉ करता है बेटा, उसके लिए 3 से 5 साल हॉल्ट पीरियड होता है। अब ये हॉल्ट जब पीरियड होता है तो आप इसमें पैसे बहुत कम कमाते हो, या एकदम नील कमाते हो, कुछ नहीं कमाते हो। आपका ये 3 साल बाद जब आप एलएलबी कर चुके होगे तब की मैं बात बता रहा हूँ, कि आप पैसे 3 से 5 साल बहुत कम कमाओगे, लेकिन जब आप काम सीख जाओगे फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, क्योंकि आपके पास लोग आएंगे, आप उनकी बेसिकली लड़ाई लड़ोगे कोर्ट में, क्योंकि 3 से 5 साल आपको काम सीखने में ये मिनिमम लगना ही लगना है। तो ये वनवास समझना अपने लाइफ का। वनवास के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी बीतेगी। जैसे अभी बड़े बड़े लॉयर हो गए, वो सब क्या करते हैं, 12-12, 15-15 लाख एक हियरिंग का लेते हैं एज अ फीस। वो जितनी हियरिंग में अगर आपके साथ खड़े हुए तो ये इतनी फ़ीस ले लेंगे अपनी क्लाइंट से, 12 लाख, 15 लाख। तो जितना आपका एक्सपीरियंस इसमें होता जाएगा उतनी आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर आप लॉ किए हो तो लॉ करने के बाद जैसे आपको पीएसयू में भी जॉब मिलती है। पीएसयू क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे आपकी
मान के चलो गेल हो गई, भेल हो गई और आपका क्या कहते हैं ओएनजीसी हो गई, तो इन सब में भी लॉयर्स की वैकेंसी निकलती रहती हैं। अब जो ये सैलरी देते हैं ये 10 to 12 लाख रुपीज़ पर एनम, मतलब महीने की आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह रहेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो इतना मिनिमम आप कमाओगे। तो 3 साल जब लॉ करोगे तो खूब मन लगा के पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगी। वीडियो लंबा बन रहा है तो अब मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर कुछ भी डाउट होगा, अगर पहले भी आपको कुछ डाउट आया होगा, क्योंकि मैं ये बहुत ऊपर ऊपर से बता के निकलता हूँ ताकि आप बोर न हो जाओ। तो अगर कुछ भी डाउट आएगा, कुछ भी डिटेल में पूछना रहेगा तो पूछ लेना। और मेरे फ्रेंड्स बेटा हर फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग से लेकर लॉ फील्ड में। तो मैं मतलब मुझे फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमेशा पता लगती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेकर हर फील्ड में है, तो मुझे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हर फील्ड की पता है। तो ये ना सोचना कि सर इसी तरह बोल रहे हैं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, आशुतोष यादव।